Hello and welcome everyone in geography class। हम लोग हमारी क्लास के अंदर मानव भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकृति के साथ साथ इसके सिद्धांत हैं, चाहे इसके उपागम हो, चाहे इसके तथ्य हों या इसकी शाखाएं हों। आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए विषय पर, और वो है मानव और वातावरण के संबंधों को लेकर के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो अपने आप में ही मानव और वातावरण के संबंधों के बारे में है। मानव और वातावरण के संबंधों को वो स्पष्ट करती है, और ये बात या यूं कह सकते हैं हम कि मानव और वातावरण के जो संबंधों का अध्ययन है या इसकी जानकारी है, ये भूगोल का हमेशा से ही केंद्रीय विषय रहा है। और साथ ही साथ मानव और वातावरण के जो संबंध हैं ये समय के अनुसार भी बदलते रहे हैं। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती चली जा रही हैं, वैसे वैसे मानव और वातावरण के संबंध भी बदलते जा रहे हैं। तो मानव और वातावरण के इन संबंधों को लेकर के जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को व्यक्त करने वाली मानव भूगोल के अंदर तीन विचारधाराएं महत्वपूर्ण हैं। हम उन तीन विचारधाराओं पर ही इस विषय में, यानी कि मानव और वातावरण के मध्य संबंध जो हमारा विषय है, इस विषय में हम इन तीन विचारधाराओं पर ही चर्चा करेंगे। और उन तीन विचारधाराओं के अंदर पहली जो विचारधारा आती है उसको हम कहते हैं निश्चयवाद। निश्चयवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म। जो दूसरी दो विचारधाराएं हैं वो विचारधाराएं, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद। हम इन पर एक के बाद एक इन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं और वो बात करते हैं निश्चयवाद पर। निश्चयवाद यानी कि निश्चित हो चुका है। क्या निश्चित हो चुका है? कि इस विचारधारा को मानने वाले ये कहते हैं कि इस प्रकृति ने मानव को बनाया है और मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। यानी कि वह विचारधारा जो मानव की तुलना में प्रकृति को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देती है, उस विचारधारा को हम निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। ये जो निश्चयवाद है, या यूं कहे कि जो निश्चयवाद विचारधारा है या इसके जो विचारक रहे हैं, ये मानते हैं कि प्रकृति सर्वे सर्वा है और मनुष्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य सदैव प्रकृति के अधीन रह करके ही कार्य करता है, और प्रकृति का प्रभाव मनुष्य के आचरण या गठन, शारीरिक गठन ही नहीं, वरन उसके विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं, उन विभिन्न क्रियाकलापों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो प्रकृति है वो ही निर्धारित करती है कि मनुष्य को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है या उसकी गतिविधियां किस प्रकार से होंगी। इस विचारधारा को ही स्पष्ट करने वाला जो वाद रहा है, जो विचार चला है, इसी को हम निश्चयवाद या हम इसे वातावरणवाद भी कहते हैं। यानी कि जिसमें हमारे समस्त क्रियाकलाप वातावरण से बंधे हुए हैं। अब ये जो विचारधारा है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। चाहे वो यूनानी युग हो, चाहे यूनानी के जितने भी भूगोलवेत्ता रहे हैं, उन यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने, रोमन भूगोलवेत्ताओं ने या अरब भूगोलवेत्ताओं ने जलवायु के प्रभाव को मानव जीवन पर साफ साफ देखा भी है, और उसी आधार पर कहा है कि मानव पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, मानवीय क्रियाकलापों पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और उसी से संबंधित उन्होंने अपने विभिन्न विचार भी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। जैसे अरस्तु ने कहा है कि एशियाई जो देशों के जो लोग होते हैं ये बुद्धिशील होते हैं, विवेक होते हैं, चिंतनशील होते हैं, लेकिन इनमें उत्साह की कमी होती है। वहीं यूरोपवासी जो होते हैं ये ठंडे प्रदेशों के निवासी होने के कारण इनके अंदर उत्साह होता है, जोश होता है, लेकिन इनके अंदर चिंतन क्षमता नहीं होती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों के निवासी इन दोनों विशेषताओं से पूर्ण होते हैं। यानी कि ये यूं मानते हैं यूनानी विद्वान कि जलवायु का प्रभाव मानव पर पड़ता है। अब ये जो विचारधारा है ये समय के साथ साथ धीरे धीरे और बढ़ती रही, और 19वीं शताब्दी
और 20वीं शताब्दी के जो पहले 2 दशक थे, यानी कि 1920 तक, प्रथम विश्व युद्ध तक, इस विचारधारा का अधिक प्रभाव रहा है भूगोल के अंदर, जिसको कि हम निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। अब इसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों के जो कथन रहे हैं, उन्होंने इस विचारधारा को और अधिक आगे बढ़ाया है। उन विचारकों के अंतर्गत हम प्रमुख विचारकों का ही हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। उन्होंने क्या कहा है इस विचारधारा को लेकर के, हम उस पर ही यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हम्बोल्ट की। हम्बोल्ट एक जर्मन विद्वान थे और उन्होंने निश्चयवाद को लेकर के बात कही। इन्होंने ये बात कही, हम्बोल्ट ने अपने यहाँ पर कि मानवीय व्यवहार पर और शारीरिक गठन पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमारा जो व्यवहार है या हमारा जो शारीरिक गठन है वो जलवायु के अनुसार ही निर्धारित होता है। दूसरे जो विद्वान हैं हेकल ने तो और भी अधिक महत्वपूर्ण बात कह दी और इन्होंने ये कहा कि मानव उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि माना जाता है या विचारा जाता है। वास्तव में उसके समस्त क्रियाकलाप प्रकृति से ही निर्धारित और नियंत्रित होते हैं। यानी कि हम इनके अनुसार, हेकल के अनुसार, हम उतने स्वतंत्र नहीं हैं जितना कि हम अपने आप को मान रहे हैं। हमारे समस्त क्रियाकलाप किससे निर्धारित हो रहे हैं? प्रकृति से निर्धारित हो रहे हैं। तो उस विचारधारा को हम, हेकल ने कहा, और उस विचारधारा को ही हम नवनिश्चयवाद के रूप में ही जानते हैं। फिर अगले जो विद्वान हैं डिमोलेंस ने तो इस विचारधारा को और अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान कर दिया। डिमोलेंस ने तो एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट कही कि द सोसाइटी इज फैशन्ड बाय एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारा समाज है वो इस पर्यावरण की छाया है, पर्यावरण के अनुसार ही निर्धारित होता है। तो ये बात, इतनी बड़ी बात इन्होंने कही, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति जो है वो कितनी अधिक प्रभावी है। ये बात डिमोलेंस ने अपने इस कथन के द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे इसके विचारकों के अंदर और अधिक कठोरता आती चली गई और वो प्रकृति के प्रभाव को और अधिक मुखर होकर के मानव पर लागू करने लगे। और जिनके अंदर सब नाम आता है अगले विद्वान का, वो आता है रेटजेल का। फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि एक जर्मन विद्वान थे, इन्हें हम मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर मानव भूगोल पर के बारे में बात करते हुए मानव पर वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट कर किया और करते हुए इन्होंने निश्चयवाद को बहुत अधिक कठोर शब्दों में प्रयोग में लिया। और इन्होंने ये कहा कि हमारी उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती, वरन हमारी उपलब्धियों की तुलना तो एक पेड़ के तने से की जा सकती है, जो चाहे आकाश में कितना ही सर ऊंचा क्यों न उठा ले, तथापि उसकी जड़ें जमीन के अंदर ही होंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जितना भी प्रोग्रेस, क्या हम अपनी बात कहते हैं कि मनुष्य ने बहुत अधिक प्रगति की है, उसने वातावरण को बदलने की कोशिश की है, उसको ये साफ सिरे से नकारते हैं और ये कहते हैं कि हम कितना ही कुछ कर लें लेकिन फिर भी हम प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं और प्रकृति में ही समाप्त होंगे। ये बात रेटजेल ने अपने शब्दों के अंतर्गत कहा है। अब इसी विचार को रेटजेल की जो एक शिष्या रही हैं कुमारी सैंपल, यानी जिसे हम एलन चर्चिल सैंपल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस निश्चयवाद को तो चरम पर पहुंचा दिया। और चरम पर पहुंचाने के बाद सैंपल ने जो बात कही वो ये बात कही कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि मनुष्य जो है वो इस भूतल की उपज है और कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है केवल कि वो उसका पुत्र है, बल्कि इसका अर्थ ये भी है कि वो पृथ्वी यानी कि प्रकृति माँ की भांति मनुष्य का पालन पोषण करती है, मनुष्य के समक्ष चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं, तो साथ ही साथ उनके कान के अंदर उन चुनौतियों का समाधान भी बतला दिया जाता है और मनुष्य उसी आधार पर अपना कार्य करता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो कुछ विद्वानों ने
इस निश्चयवाद विचारधारा पर बहुत अधिक कार्य करते हुए इस निश्चयवाद को बहुत अधिक चरम पर पहुंचा दिया और साफ स्पष्ट ये कहा कि मनुष्य जो है वो पूरी तरह से प्रकृति का दास है, प्रकृति जैसा चाहती है मनुष्य को वैसा ही करना पड़ता है। यानी कि हमारा चाहे इतिहास हो, हमारी सभ्यताएं हो, हमारी जीवन शैली हो, सभी कुछ प्रकृति से ही निर्धारित होती हैं, उसी के अनुसार ही हमें अपना कार्य करना पड़ता है। ये इस विचारधारा का मत है और इस विचारधारा को मानने वाले इसी रूप में बात करते हैं। हाँ, अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, वो ये बात काफी हद तक भी सही है कि मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के कई क्रियाकलाप प्रकृति के प्रभाव के आधार पर ही निर्धारित होते हैं, लेकिन हम इस तथ्य को पूरी तरह से सही भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारा इतिहास आप उठा करके देखिए, मनुष्य ने यानी कि हमारे कहने का अर्थ क्या हुआ, मनुष्य ने प्रकृति के अंदर कितने परिवर्तन किए हैं, चाहे वो वनस्पति को लेकर के हों, विभिन्न प्रकार के फसलों को उपजाना हो या विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक दृश्य भूमियों का निर्माण हो, मनुष्य ने हर जगह पर अपने बुद्धि कौशल का उपयोग करके प्रकृति की सीमाओं को कम से कम करने का प्रयास किया है और लगातार वो उसके अंदर वृद्धि कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये भी है कि इस विचारधारा में मनुष्य के कार्यों को प्रमुखता नहीं दी गई। इस विचारधारा के अंतर्गत जितना भी कुछ माना गया वो ये कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित और नियंत्रित होता है। इस विचारधारा को ही हम निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। अब बात यहां पर यही आती है कि जब किसी एक विचारधारा को बहुत अधिक कठोर रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो स्वाभाविकता है उसका धीरे धीरे विरोध होने लगता है और अन्य दूसरी विचारधाराएं भी आ जाती हैं। तो इसी विचारधारा के विरोध में जो दूसरी विचारधारा आई, जिसको कि हम संभववाद के नाम से जानते हैं, उस पर अब हम चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।